नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। देखिए, एनसीईआरटी की जो पुस्तकें चल रही थी उस मुहिम में 7th क्लास के आज 7th चैप्टर, 7th, 8th और 9th यानी आज जो 7th क्लास का जो एनसीईआरटी का जो सिलेबस का जो मापदंड दिया गया था वो आज पूर्ण हो जाएगा। यानी 6th क्लास हमने पूरा कर दिया है, 7th क्लास आज पूरा हो जाएगा। कल आपको 8th क्लास का वीडियो भी प्राप्त हो जाएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है बिजौलिया किसान आंदोलन के संबंध में असत्य कथन। देखिए, प्रश्न को आप भलीभांति पढ़ लें। असत्य कथन, यह आंदोलन धाकड़ जाति द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, यह 44 वर्षों तक चलने वाला पूर्णतः अहिंसात्मक आंदोलन था। यह 3 चरणों में विभक्त था और किसानों से 45 प्रकार के कर लिए जाते थे। तो ये 45 प्रकार के कर नहीं थे, ये 84 प्रकार के थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये 4th नंबर का ऑप्शन है वो गलत है। और ये भी आप देख लीजिए, एक फैक्ट है जो दिया गया है इसमें कि 1897 से लेकर 1914 तक इसका प्रथम चरण था। दूसरा चरण था इसका 1914 से लेकर के 23 तक, और 1923 से लेकर के 44 तक इसका तीसरा चरण था। सॉरी, जो ये 3 चरण है इस तरह से। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है बिजौलिया यानी भीलवाड़ा में पड़ता है जो बिजौलिया भीलवाड़ा में 1870 में राव कृष्ण सिंह ने कितने कर लगाए थे। तो अभी बात करते हैं हम 84 प्रकार के कर लगाए थे। और ये भी फैक्ट देख लीजिए कि नानाजी व ठाकरी पटेल ने मेवाड़ के महाराणा में इसकी शिकायत की थी और बाद में राव ने प्रजा पर चौरी कर और लगा दिया था। मतलब पहले तो उन्होंने 84 प्रकार के कर लगाए रखे थे और बदले में क्या लगा दिया, फिर उन्होंने एक चौरी कर और लगा दिया था जो बेटी के विवाह पर लिया जाता था। अगला क्वेश्चन देखिए। और देखिए क्वेश्चन है बिजौलिया में कृष्ण सिंह की मृत्यु के बाद किसने जनता पर तलवार बंधाई कर लगा दिया था। देखिए, कृष्ण सिंह के बाद इनके उत्तराधिकारी बने थे पृथ्वी सिंह। तो पृथ्वी सिंह है इसमें, हाँ, सेकंड वाला ऑप्शन है पृथ्वी सिंह। तो इसमें क्या देखा, इन्होंने लगाया था। यानी विरोध में कार्यवाही जो की थी साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव द्वारा इसके विरोध किया गया था। जो ये कर लगाया गया था ना, जो तलवार बंधाई कर था, उसमें साधु सीताराम दास तथा फतेहकरण और ब्रह्मदेव द्वारा इसका विरोध किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए। चौथा है 1917 में उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की। यानी किसने की थी इसकी उपरमाल पंच बोर्ड की। तो आपको पता होगा ये विजय सिंह पथिक ने की थी और इसका साथ दिया था माणिक्यलाल वर्मा ने। ये फैक्ट भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, इसके सहयोग से की थी, है ना। अगला क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन है कि बिजौलिया आंदोलन के तीसरे चरण में, यानी बिजौलिया आंदोलन के तीसरे चरण में किसान आंदोलन का नेतृत्व संभाला था। तो तीसरे चरण में जो आंदोलन संभाला था वो संभाला था जमनालाल बजाज ने। क्योंकि यानी ये आंदोलन 1897 को ये स्वतः चालित था और इसकी कमान फिर बाद में किसने संभाली थी, साधु सीताराम दास ने। जबकि जो दूसरा चरण था 1915-16 में, 1915-16, तो 15-16 में इसकी कमान विजय सिंह पथिक के द्वारा संभाली गई थी और तीसरे चरण में इसकी जो कमान है वो जमनालाल बजाज के द्वारा संभाली गई थी। ये भी देख लीजिए, एक्स्ट्रा फैक्ट है, बहुत बार ये पूछा जाता है। भाग लेने वाली महिलाएं देखिए, अंजना देवी, रमा देवी और नारायणी देवी शर्मा, इन्होंने इसमें भाग लिया था, ये महिलाएं थी। प्रश्न नंबर 6, जो प्रश्न नंबर 6 है वो कह रहा कि मेवाड़ प्रधानमंत्री राघवाचार्य के आदेश से तत्कालीन राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता कब बिजौलिया जाकर किसानों से समझौता करते हैं। तो ये करते हैं 1941 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। बेगू चित्तौड़गढ़, यानी बेगू चित्तौड़गढ़ किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। जो बेगू में जो किसान आंदोलन चल रहा था इसका नेतृत्व रामनारायण चौधरी ने किया था और ये शुरू हुआ था मैनाल से। मैनाल शुरू हुआ था 1922 में अनूप सिंह और रामनारायण चौधरी, यानी 1922 में रामनारायण चौधरी और अनूप सिंह के मध्य एक समझौता हुआ जिसे वोल्शेविक समझौता की संज्ञा दी गई है। वोल्शेविक समझौता बेगू किसान आंदोलन में हुई समझौता को दी गई है। ये प्रश्न कई बार पेपर में पूछा गया है। आगे देखेंगे।
देखिए ट्रेंच कमीशन आयोग यानी ट्रेंच कमीशन संबंधित है अलवर किसान आंदोलन से, बूंदी किसान आंदोलन से, बेगू किसान आंदोलन से और जाट किसान आंदोलन से। तो आंसर हो जाएगा थर्ड यानी बेगू किसान आंदोलन से इसका संबंध है। और 13 जुलाई 1923 को गोविंदपुरा गांव में किसानों का एक सम्मेलन हुआ। सेना के द्वारा किसानों पर गोलियां चलाई गई थी। तो कहाँ पर हुआ था ये सम्मेलन? गोविंदपुरा में। तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि ये गोविंदपुरा में हुआ था। ठीक है, तो गोविंदपुरा के सम्मेलन में क्या है, किसानों पर गोलियां चला दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 9 है, रूपाजी व करपाजी नामक किसान नेता से संबंधित आंदोलन है। तो बिजौलिया, अलवर, बेगू किसान आंदोलन और बूंदी किसान आंदोलन। तो इसमें हो जाएगा बेगू किसान आंदोलन। जो बेगू किसान आंदोलन था इसमें रूपाजी और करपाजी मारे गए थे। तो इसमें देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट दे रखा है, अतः प्रशासन को झुकना पड़ा और 53 में से 34 जो लागतें थी वो क्या कर दी गई थी, समाप्त कर दी गई थी। ठीक है, इसमें करपाजी और रूपाजी मारे गए थे। कई बार सीधा फाइट होता है, करपाजी और रूपाजी का संबंध किस आंदोलन से है। देखिए बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? और बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व नैनूराम शर्मा, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर। तो देखिए इनसे संबंधित है, यानी सभी लोगों ने इस पर अपना योगदान दिया था। और तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। बूंदी किसान आंदोलन के जनक नैनूराम शर्मा, रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर। तो सभी हो जाएगा इसका उत्तर। और ये आंदोलन 1926 से 1943 तक चला था, ये भी आपको जानना है। अगला क्वेश्चन देखिए, बर्ड बूंदी में पुलिस किसान, देखिए बर्ड बूंदी में पुलिस ने किसानों पर कब गोलियां बरसाईं जिसमें नानक जी भील मारे गए थे? तो नानक जी भील मारे गए थे तो ये 2 अप्रैल 1922, 2 अप्रैल 1923, 2 अप्रैल 26 और 2 अप्रैल 27। तो इसका आंसर क्या होगा? कमेंट करके भी हमें बताएं कि वीडियो कैसा लग रहा है आपको, है ना। तो आंसर हो जाएगा 2 अप्रैल 1923 को ये बर्ड बूंदी किसान आंदोलन हुआ जिसमें नानक जी भील मारे गए थे। अगला क्वेश्चन है, अलवर में सुअर मारने की अनुमति को लेकर आंदोलन कब हुआ था? तो ये आंदोलन कब हुआ था अलवर का? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है कई बार पेपरों में। तो ये हुआ था 1921 को। अलवर में सुअर जो किसान आंदोलन है वो 1921 को हुआ था, ध्यान रख लेना इनको अच्छे से। नीमूचना घटना कब हुई थी? जो नीमूचना हत्याकांड है वो कब हुआ था? तो 27 अप्रैल 1920, 7 अप्रैल 1925 और 27 मई 1920 और 14 मई 1925। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इसमें हो जाएगा 14 मई 1925। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट आंसर है, ध्यान रखें, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। सॉरी। देखिए अलवर राजा जयसिंह द्वारा लगान में वृद्धि, जो अलवर के राजा जयसिंह थे उन्होंने कर वृद्धि कर दी गई थी, इस वजह से हुआ था। और ये महात्मा गांधी ने इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड अर्थात दोहरी डायरशाही कहा है इसको, नीमूचाणा हत्याकांड को। ये 14 मई 1925 को हुआ था अलवर में। अगला क्वेश्चन है, सीकर किसान आंदोलन के संबंध में गलत कथन है। जो सीकर आंदोलन के संबंध में जो गलत कथन है वो देखना है। ठाकुर कल्याण सिंह लगान में वृद्धि की, और इस आंदोलन की चर्चा लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई थी। और प्रमुख नेता सरदार हरलाल सिंह, नेतराम, पृथ्वी सिंह गोठड़ा और इनमें से कोई नहीं। तो आंसर 14 है, इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, अर्थात सभी आंसर सही हैं इसके। ठाकुर कल्याण सिंह ने कर वृद्धि की थी और इस आंदोलन की चर्चा लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स तक भी हुई थी। और इसके प्रमुख नेता थे सरदार हरलाल, नेतराम और पृथ्वी सिंह गोठड़ा। अगला क्वेश्चन देखिए 15वां प्रश्न है, चड़ावा में सेवा समिति का गठन किसने किया था? तो चड़ावा में सेवा समिति का गठन किसने किया था? मास्टर आदित्येंद्र जी, मास्टर कालीचरण और मास्टर सेंगाभाई। तो चड़ावा में मास्टर कालीचरण के द्वारा क्या है, आंदोलन किया गया था। आंसर 2 हो जाएगा इसका। तो अगला क्वेश्चन देखिए, नबलगढ़, मंडावा, डूंडलौद, बिसाऊ, मालासर के किसानों ने लगान देने से मना किया, यह क्षेत्र संबंधित है। देखिए ये सारा क्षेत्र, देखिए नवलगढ़ है, मांडवा है, डूंडलौद है, बिसाऊ है, मालासर है, ये सब शेखावाटी के संबंध में है। ठीक है, शेखावाटी संबंधित है ये। और शेखावाटी में आता है चूरू, सीकर और झुंझुनू, ये आपको पता होगा। देखिए चड़ावा किसान आंदोलन कब हुआ था? तो ये चड़ावा में जो किसान आंदोलन हुआ था ये कब हुआ था?
तो ये हुआ था 1945 में। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। चौड़ावा किसान आंदोलन कब हुआ था? 1945। इसके बाद देखिए डाबड़ा हत्याकांड कब हुआ? देखिए जो डाबड़ा हत्याकांड है ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1947 में। 1947 में डाबड़ा हत्याकांड हुआ था। और एक होता है डाबी हत्याकांड। ध्यान रखें बिटवीन डिफरेंस डाबी एंड डाबड़ा। तो इसमें 600 किसानों पर आक्रमण हुआ था और 600 किसान इसमें मारे गए थे डाबड़ा हत्याकांड में। आगे देखेंगे भगत आंदोलन। देखिए भगत आंदोलन जो है इसे लसाड़िया आंदोलन भी कहा जाता है, क्योंकि उदयपुर के आसपास के क्षेत्र को लसाड़िया बोलते हैं। लसाड़िया का जो पठार है वो भी उदयपुर में, ध्यान रखें। और जो भगत आंदोलन है उसे लसाड़िया आंदोलन कहा जाता है। इसके प्रमुख नेता कौन थे? तो थे गोविंद गुरु। देखिए गोविंद गुरु द्वारा 1883 में संप सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? सिरोही में। कहाँ पे की गई थी? सिरोही में संप सभा की स्थापना की गई थी। और ये किसके सहयोग से की थी? कमेंट करके मुझे जरूर बताएं अगर आपको प्रश्न पता है तो। अगला क्वेश्चन है मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड कब हुआ था? तो मानगढ़ हत्याकांड जो हुआ था वो हुआ था 17 नवंबर 1913 को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें इस बात को। ये प्रश्न लगातार पेपर में पूछा जा रहा है। मानगढ़ दुखांत की घटना कब हुई थी? इस तरह के करके भी प्रश्न कई बार रीट में सेकंड ग्रेड में पूछा जा चुका है। आगे आने वाले समय में भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। और आश्विनी सुदी पूर्णिमा को इसका क्या है? मेला अर्पण होता है, भरता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए भौमट भील आंदोलन। देखिए भौमट आंदोलन को एक ही आंदोलन बोलते हैं। और इस आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो मोतीलाल तेजावत इसके मुख्य नेता थे। और भौमट आंदोलन या भील आंदोलन की शुरुआत यानी मातृकोंडिया चित्तौड़गढ़ से हुई थी। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है, ये कई बार पूछा गया पेपर में। अगला क्वेश्चन है मोतीलाल तेजावत ने मेवाड़ महाराणा को कितने सूत्रीय मांग पत्र दिया, जिसे मेवाड़ पुकार कहा गया था? तो ये था 21। और 21 में से तत्कालीन यानी महाराणा ने 18 मांगों को स्वीकार कर लिया था। कितनी मांगों को स्वीकार कर लिया था? 18 मांगों को स्वीकार कर लिया था। 3 मांगें स्वीकार नहीं की गई थी। आगे देखिए देवल डूंगरपुर बांसवाड़ा में भीलों को संगठन करने का श्रेय किसको जाता है? यानी देवल डूंगरपुर और बांसवाड़ा में भीलों को संगठित करने का श्रेय किसको जाता है? भोगीलाल पांड्या, हरिदेव जोशी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 23 का हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा दोनों, भोगीलाल पांड्या और हरदेव जोशी द्वारा यहाँ पे आंदोलन की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए अगला प्रश्न है 12 वर्ष से अधिक आयु के मीना जाति के लोगों को 12 वर्ष से अधिक मीना जाति के लोगों को प्रतिदिन थाने में उपस्थिति देने वाला आपराधिक जन अधिनियम कब बना था? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रश्न कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। तो ये कब बना था? 24वां क्वेश्चन है। तो ये बना था 1924 को। यानी 18 वर्ष से अधिक उम्र के जो बच्चे थे, चाहे बेटियां थीं, बेटे थे, महिलाएं थीं, पुरुष थे, सबको क्या है थानों में अपनी उपस्थिति देनी पड़ती थी। ऐसा बताया जाता है, ऐसी पूर्व मान्यता है कि जो पहले ये मीणा जाति थी वो चोरी करती थी, तो शाम को उनको क्या थाने में उपस्थित होना पड़ता था। तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना थी उस समय की। और इस विडंबना के चलते एक और कानून लगाया गया था इनके पास में, और वो लगाया था जयराम पेशा कानून। कौन सा कानून था? देखिए जयराम पेशा कानून। और ये कब लगाया गया था और इसे कब समाप्त किया गया था? तो ध्यान रखें, इसके बारे में आपसे आगे जिक्र करूंगा, लेकिन आपको अगर आता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं जयराम पेशा कानून कब लगाया था। देखिए प्रश्न नंबर है 25 किस स्थान पर आंदोलन तभी आरंभ हो सकता है जब वहां की जनता तैयार हो? उक्त कथन किसका है? तो ये कथन है जवाहरलाल नेहरू का। तो बहुत इंपॉर्टेंट इनका कोटेशन, ये कई बार पूछा भी गया है, जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न इस प्रकार है, मारवाड़ प्रजामंडल में या मारवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष थे 1934 में, डेट भी दिया है इसका, जनरल व्यास, भंवरलाल सराफा यानी रणछोड़ दास गट्टानी और मथुरा दास। तो कौन थे मारवाड़ प्रजामंडल के जो अध्यक्ष थे उसके बारे में? तो ये इसमें हो जाएगा भंवरलाल सराफ। यानी 1934 में भंवरलाल सराफ को इसका क्या है अध्यक्ष बनाया गया था। और मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना 1938 को हुई थी। ये भी फैक्ट आपको थोड़ा ध्यान रखना है। देखिए
जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में किसके द्वारा की गई थी? तो आपको पता होगा कपूर चंद पाटनी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो कपूर चंद पाटनी द्वारा की गई थी और इसका पुनर्गठन 1936 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष चिरंजीवी लाल मिश्रा को बनाया गया था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है, ये फैक्ट कई बार पूछा गया है कि 1936 में इसका पुनर्गठन हुआ और चिरंजीवी लाल मिश्रा को इसका क्या अध्यक्ष बनाया गया था। प्रथम अधिवेशन 1938 के अध्यक्ष जमनालाल बजाज और बाद में हीरालाल शास्त्री को भी इसका अध्यक्ष बनाया गया था। जो प्रथम अधिवेशन हुआ था इसका, उसमें जमनालाल बजाज को क्या बनाया गया था? अध्यक्ष, और बाद में हीरालाल शास्त्री भी इसके अध्यक्ष रहे थे। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष, मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष और माणिकलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता और लक्ष्मण दास स्वामी और गुरु गोविंद सिंह। तो कौन थे इसके 28? तो इसमें थे बलवंत सिंह मेहता। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता थे, ध्यान रखें इसको। और स्थापना हुई थी मेवाड़ प्रजामंडल की 24 अप्रैल 1938, ये फैक्ट भी ध्यान रखना है। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना, यानी बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? और ये हुई थी 1936 में माघाराम वैद्य के द्वारा, लक्ष्मण दास स्वामी द्वारा। तो देखिए इन दोनों के द्वारा, दोनों के सहयोग से। तो कई बार पेपर में माघाराम वैद्य दिया जाता है और अगर इस तरह का ऑप्शन आया माघाराम वैद्य और लक्ष्मण दास स्वामी, तो आपको दोनों उत्तर चूज करने हैं, दोनों इसका उत्तर होगा, आंसर हो जाएगा 3। ये भी देखना आपको फैक्ट, 30 जून 1946 को रायसिंह नगर में प्रजामंडल का खुला अधिवेशन हुआ था। यानी कई बार पेपर में आ जाए कि बीकानेर प्रजामंडल का जो खुला अधिवेशन वो कब हुआ था? वो हुआ था 30 जून 1946 को। अगला देखेंगे, कोटा प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? जो कोटा प्रजामंडल है इसके संस्थापक थे तनसुख, अभिनहरी और नैनूराम शर्मा। तो ये इससे संबंधित है चारों, तो आंसर हो जाएगा 4, यानी तीनों लोग इससे संबंधित है। चौथा ऑप्शन हो जाएगा इसका। मई 1939 में नैनूराम की अध्यक्षता में अधिवेशन हुआ था, यानी कोटा प्रजामंडल का की अध्यक्ष, कोटा प्रजामंडल में की जो अध्यक्षता हुई थी वो किसके नेतृत्व में हुई थी? 1939 में नैनूराम की अध्यक्षता में। तो कई बार नैनूराम अकेला आता है तो नैनूराम इसका उत्तर मान लिया जाता है, जो कि प्रजामंडल के संस्थापक थे तनसुख, अभिनहरी और नैनूराम शर्मा, सभी इसका आंसर होगा। ये किताबों में सब दिया गया आपकी एनसीईआरटी की बुक में। देखिए गोविंद गुरु का जन्म डूंगरपुर राज्य में किस परिवार में हुआ था? देखिए ये प्रश्न रीट 2018 में पूछा गया है, रीट 2018 की परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया था। तो इसका ये बंजारा परिवार था और दयानंद सरस्वती भी से ये क्या थे? प्रभावित थे, दयानंद सरस्वती से प्रभावित थे। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्धमान विद्यालय जयपुर, यानी वर्धमान विद्यालय कहाँ पर है? जयपुर में की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? और इनकी की गई थी अर्जुनलाल सेठी द्वारा, और अर्जुनलाल सेठी का जन्म जयपुर में हुआ था और ये ज्ञाता थे अंग्रेजी, फारसी, संस्कृत, अरबी, फारसी, पाली के विद्वान समझे जाते थे। काफ़ी भाषाओं का ज्ञान था इनको। और मैं आपको याद दिला दूं, अपने अंतिम समय में ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में वहाँ टोपी पहन करके और मुस्लिम बच्चों को पढ़ाते थे। बताया जाता है कि भारी भीड़ में इनका देहांत हो गया और इन्हें मुस्लिम समझ करके दफना दिया गया था। तो ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, चेतावनारी चुंगटिया नामक प्रसिद्ध सोरठे लिखकर मेवाड़ महाराणा को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध किसने सचेत किया था? तो वो किया था केसरी सिंह बारठ ने। यानी चेतावनारी चुंगटिया ग्रंथ है केसरी सिंह बारठ का और इसमें कुल 13 सोरठे लिखे गए थे और इन 13 सोरठों के माध्यम से अपना बेटा प्रताप को दिया और प्रताप ने महाराणा प्रताप रेलवे स्टेशन पर और फतेह सिंह को सौंपे थे, जिससे कर्जन के प्रभाव से फतेह सिंह को बचाया था। ये प्रश्न भी कई बार आता है, ध्यान रखें। 1919 में वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दामोदर दास राठी, हीरालाल शास्त्री, माणिक्यलाल वर्मा और विजय सिंह पथिक। तो ये इंपॉर्टेंट 34 है, तो इसका हो जाएगा 4। विजय सिंह पथिक द्वारा 1919 में वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई थी। और विजय सिंह पथिक का संबंध कहाँ से, ये भी थोड़ा देख लेते हैं। देखिए इनका वास्तविक नाम है भूप सिंह, कई बार पेपर में आता है इनका वास्तविक नाम क्या है? भूप सिंह। और इनका जन्म बुलंदशहर में हुआ था यूपी में और नेतृत्व बिजौली किसान आंदोलन की शुरुआत 1916 से ये बिजौली किसान आंदोलन से जुड़े थे। तो ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट है इसको। आगे देखिए, 1921 में ब्यावर में आर्य समाज की नींव किसने डाली? तो ये प्रश्न काफ़ी अच्छा है। तो ब्यावर में आर्य समाज की नींव किसने डाली? दामोदर दास राठी ने, हीरालाल शास्त्री, माणिक्यलाल वर्मा, विजय सिंह पथिक। तो इसका हो जाएगा पहला, दामोदर दास राठी के द्वारा 1921 में ब्यावर में आर्य समाज की नींव रखी थी। तो ये प्रश्न आप नोट कर लेना। देखिए प्रश्न नंबर है 36,
36 है, 21 फरवरी 1915 को पूरे देश में सशस्त्र क्रांति करने के तहत राजस्थान में नजीराबाद छावनी पर कब्जा करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई थी? गोपाल सिंह खरवा, भूप सिंह, दोनों। और देखिए ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों को। और एक बार फिर से इस प्रश्न को पढ़ लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 21 फरवरी 1915 को, ये डेट है इसकी, ये डेट ध्यान रखनी है। 21 फरवरी 1915 को पूरे देश में सशस्त्र क्रांति करने के तहत राजस्थान में नसीराबाद छावनी पर कब्जा करने की जिम्मेदारी किसको सौंपी गई थी? तो वो सौंपी गई थी गोपाल सिंह खरवा और भूप सिंह, दोनों को सौंपी गई थी। और ये कब्जा करने के लिए डेट थी 21 फरवरी, 21 फरवरी और 1915 की डेट है, ध्यान रखें इस बात को। और ये भी देखना है, योजना के लिए आर्थिक राशि दामोदर दास राठी ने, जो ये सशस्त्र क्रांति चल रही थी और इसके साथ में ये योजना बनाई गई थी कि आपको इसे कब्जा करना है इस पर, तो इसकी जो राठी हैं इन्होंने उपलब्ध कराई थी। और राठी का जन्म पोखरण में हुआ था, पोखरण जैसलमेर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। चांदनी चौक में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाले रास बिहारी बोस के साथ राजस्थान के कौन क्रांतिकारी थे? कुमार प्रताप सिंह, गोपाल सिंह खरवा और ठाकुर जोरावर सिंह बारठ। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठाकुर जोरावर सिंह बारठ। देखिए इसके साथ प्रताप सिंह भी था, लेकिन नेतृत्व दिया गया था ठाकुर जोरावर सिंह को, और जोरावर सिंह ने बम फेंका था। और जोरावर सिंह बारठ यहाँ से इसी समय रफू चक्कर हो गए थे। जोरावर सिंह बारठ को राजस्थान का बंदा बैरागी कहा जाता है, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। और प्रताप सिंह, जो कुमार प्रताप सिंह थे, इसको क्या अरेस्ट कर लिया गया था, जबकि बात जो प्रश्न कह रहा उसके हिसाब से आपको उत्तर देना है। तो रास बिहारी बोस ने जो अपना नेतृत्व सौंपा था, वो सौंपा था ठाकुर जोरावर सिंह बारठ को। ओके, देखिए केसर सिंह बारठ के छोटे भाई 27 वर्षों तक कहाँ रहे थे? भूमिगत रहे थे। ये केसर सिंह बारठ के छोटे भाई थे और ये 27 वर्षों तक भूमिगत रहे थे, और इनकी मृत्यु 1939 को हुई थी। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है, ये पुलिस के हाथ नहीं लगे थे मरते समय तक भी। अगला क्वेश्चन देखिए। केसर सिंह बारठ के पुत्र प्रताप सिंह बारठ को किस स्टेशन मास्टर ने गिरफ्तार करवा दिया था? तो ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो किसने करवाया था? जोधपुर स्टेशन मास्टर ने, आसानाड़ा स्टेशन मास्टर ने। तो जो आसानाड़ा स्टेशन है, जो आसानाड़ा के जो स्टेशन मास्टर थे, इसने इसे क्या है, गिरफ्तार करवा दिया था। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये स्टार लगा लेना इस पर, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आसानाड़ा स्टेशन मास्टर ने इसे पकड़वा दिया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सीआईडी के डायरेक्टर, यानी सीआईडी के डायरेक्टर सर चार्ल्स क्यूलैंड ने के द्वारा प्रताप सिंह बारठ को किस जेल में प्रताड़ित करने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी? तो वो थी बरेली जेल। कौन सी जेल थी? बरेली जेल थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें इन प्रश्नों का। तो बरेली जेल में यातनाएं दी गई थी इनको। और मैं आपको इसके बारे में पहले एक फैक्ट भी बता चुका हूँ कि जैसे ही बरेली जेल में ये बंद थे, तो इनकी माँ इनके पास अपने गहने जेवरात लेकर के जाती है, और वहाँ क्यूसलैंड के सामने वो पेश हो जाती है। तो जब वहाँ रोती है इसकी माँ, तो क्यूसलैंड के सामने कहती है कि आज हमारे घर की राख, चूल्हे की राख जो है वो ठंडी नहीं हुई है, अर्थात इनके पिता की मृत्यु अभी हुई है और ये भी गिरफ्तार हो गए हैं। तो बताया जाता है कि फिर क्यूसलैंड ने उनसे यातनाओं में कहा कि आप ऐसा काम क्यों करते हो, इसे छोड़ दो, तुम्हारी माँ बाहर रो रही, बिलख रही है। तो उसने एक लाइन बोली थी, कोटेशन बहुत अच्छा पूछा जाता है कि मेरी माँ रोती है, उसे रोने दो, मैं अपनी माँ को हंसाने के लिए हजारों माताओं को रुलाना नहीं चाहता। तो सत सत नमन करते हैं ऐसे महान शख्स को, प्रताप सिंह बारठ को। तो अगला क्वेश्चन देखिए। राजस्थान में सशस्त्र क्रांति के कार्य में संलग्न खरवा और पथिक को किस जेल में बंदी बनाया गया था? ध्यान रखें इसको लेकर के, अभी पिछली रीट की जो परीक्षा हुई थी उसमें प्रश्न यही पूछा गया था। तो इसको क्या है, पहले इसे टाटगढ़ जेल में बंद किया गया था। कहाँ किया था? दोनों को कहाँ बंद किया था? नज़रबंद किया गया था टाटगढ़ जेल में, और ये प्रश्न पूछा गया है। और बाद में इसे क्या है, बाद में बताया जाता है कि जो खरवा हैं ये फरार हो गए थे, जैसे इनको अरेस्ट किया गया और बाद में इनको तिहाड़ जेल में बंदी बनाया गया था। तो ये प्रश्न पूछा गया था कि इसमें टाटगढ़ जेल का नाम नहीं था, तो इसमें क्या है, तिहाड़ जेल का नाम था। तो यानी जो खरवा है, खरवा को तिहाड़ जेल में बाद में बंद किया गया था, और पहले इन्हें कहाँ नज़रबंद किया गया था? अजमेर की टाटगढ़ जेल में। देखिए ये प्रश्न भी आप इफेक्ट भी देखना है। गोपाल सिंह खरवा सलेमाबाद में पकड़े गए। कहाँ पकड़े गए थे? सलेमाबाद में, और तिहाड़ जेल भेज दिए गए और रिहा हुए थे ये 1920 को। तो कुल मिलाकर के गोपाल सिंह खरवा को सलेमाबाद, जो प्रमुख पीठ है अजमेर में निम्बार्क संप्रदाय की, वहाँ से पकड़ा गया था और तिहाड़ जेल इन्हें भेज दिया गया था बाद में, और 1920 में यहाँ से क्या है, रिहा हो गए थे।
देखिए अब बात करेंगे चैप्टर नंबर 8, 8वां चैप्टर है, अभी हम 7वां चैप्टर पढ़ा था। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला, निम्न में से किसने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक, अकबर, राजा राम मोहन राय और सभी। तो देखिए ऐसी स्थिति में किताब में मेंशन किया गया इन सबको एनसीईआरटी की में, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने भी काम किया है, अकबर ने भी काम किया है और राजा राम मोहन राय भी काम किया है। लेकिन गैर कानूनी जो घोषित किया गया था इसे 1829 को राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा किया गया था। तो इनका तीनों का नाम इससे संबंधित है, ध्यान रखें, मेंशन है इनका नाम सबका किताब में, एनसीईआरटी की बुक में। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में सर्वप्रथम किस राज्य में कन्या वध को गैर कानूनी घोषित कर दिया था? तो गैर कानूनी कन्या वध को कहाँ घोषित किया गया था, इसको आपको थोड़ा देखना है। तो जयपुर, बूंदी, कोटा और भरतपुर। तो दूसरे का आंसर हो जाएगा 3, कोटा में। तो बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, अलवर में भी गैर कानूनी किया गया था। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, अलवर रियासत ने बाल विवाह और अनमेल विवाह निषेध कानून कब पारित किया था? तो जो अलवर में या अलवर रियासत में बाल विवाह और अनमेल विवाह निषेध कानून कब बनाया था? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार कई परीक्षा में पूछा गया है। तो ऐसे प्रश्नों को आपको बहुत सजगता से देखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, यानी 10 दिसंबर 1903 को। और ये भी देख लेना, इस प्रथा को रोकने के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने आवाज़ उठाई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी प्रथा अंग्रेजों द्वारा 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा समाप्त कर दी गई थी? तो वो थी दास प्रथा। कौन सी प्रथा थी? दास प्रथा थी, और उसे क्या है, समाप्त कर दिया गया था। अन्य नाम है इसका चक्री या हाली। इन दास प्रथा का अन्य नाम क्या है? चाकरी व हाली। अगला क्वेश्चन है 5वां, देखिए डाकन प्रथा पर कब रोक लगाई गई? तो डाकन प्रथा पर कब रोक लगाई गई थी? 1860, 47, 53 और 1857। तो 5वें का उत्तर हो जाएगा 1853 में डाकन प्रथा पर रोक लगा गई, और इसका अधिक प्रचलन था मेवाड़ और कोटा में। कहाँ पर था? मेवाड़ और कोटा में सर्वाधिक प्रचलन था इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, 1819 में आधुनिक शिक्षा का स्कूल राजस्थान में कहाँ खोला गया था? तो आधुनिक शिक्षा का जो स्कूल है 1819 में कहाँ खोला गया था? सिरोही में, अजमेर में, जयपुर में और जोधपुर में। तो इसका आंसर हो जाएगा अजमेर। कहाँ पर? अजमेर में खोला गया था। और 1835 में अंग्रेजी भाषा राजकीय भाषा बनी थी, क्योंकि 1834 में क्या आया था? मैकाले आयोग आया था। सर्वप्रथम अजमेर का सरकारी स्कूल 1851 में हाई स्कूल बना था। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। वायसराय लॉर्ड मियो के नाम पर अंग्रेज में यानी अजमेर में मियो कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1872 में, यानी मियो कॉलेज की स्थापना 1872 में हुई थी। और इसका प्रथम सत्र है वो 1875-76 में प्रारंभ किया गया था। तो 72 में हुई थी इसकी स्थापना। अगला क्वेश्चन देखिए, पंडित जनार्दन राय नागर ने सभी के लिए शिक्षा के उद्देश्य से कब राजस्थान विद्यापीठ की स्थापना की थी? तो यह है पंडित जनार्दन राय नागर। तो पंडित जनार्दन राय नागर ने सभी के लिए शिक्षा के उद्देश्य के लिए राजस्थान के विद्यापीठ की स्थापना की थी। तो यह है आंसर हो जाएगा इसका 8वें में आंसर हो जाएगा 21 अगस्त 1937 को, यानी 21 अगस्त 1937 को, क्योंकि शिक्षा के केंद्र इससे पहले तो खोले नहीं जा रहे थे। रीजन है कि वहाँ पर शिक्षा के लिए जो अंग्रेजी प्रस्ताव था वो 1834 में आया था। तो यह आंसर आप देख के भी कर सकते थे 1837। अगला क्वेश्चन देखिए, पंडित, हाँ ये तो हमने देख लिया, 8वां क्वेश्चन था। देखिए 9वां क्वेश्चन देखिए, यानी सरकार ने कब पुष्कर अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित क्षेत्र में प्रथम सरकारी कन्या स्कूल खोला था? ये प्रश्न पूछा गया पिछली बार किसी परीक्षा में। तो निश्चित रूप से 9वां है, और 9वें में हो जाएगा 4, 1866। 9वें में 4 है, 1866 में खोला गया था सरकारी, यानी सरकार ने कब पुष्कर अजमेर मेरवाड़ा में केंद्र शासित क्षेत्र में प्रथम सरकारी कन्या स्कूल खोला था? 1866। 1861 में मिशनरी संस्था कन्या वर्नाकुलर प्रारंभ किया गया था। तो ध्यान रखें, देखिए अपने चैनल का नाम है जीके बाई विनोद सर। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को शेयर जरूर किया करें, अन्य लोगों को बताएं इसकी महत्ता, ये कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है। आदिवासियों के मसीहा और बांगड़ के गांधी कहलाते हैं भोगीलाल पांड्या जी। देखिए ये भी फैक्ट देखना है,
1904 में डूंगरपुर बागड़ सेवा मंदिर की स्थापना भी इनके द्वारा की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रास्तापाल हत्याकांड में किन का नाम नहीं आता? जो रास्तापाल हत्याकांड था इसमें यानी 1947 में हुआ था रास्तापाल हत्याकांड, तो इसमें देखिए नाना भाई भील, मास्टर सेंगा, कालीबाई और रतन शास्त्री। तो रतन शास्त्री से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो नाना भाई भील, मास्टर सेंगा भाई और कालीबाई, और कालीबाई की उम्र 13 वर्ष है। ठीक है उस समय। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर के राजा करण सिंह के संबंध में सत्य कथन है। जो बीकानेर का राजा करण सिंह था उसके संबंध में सत्य कथन क्या है? इनका जन्म 1924 में हुआ था। 1952 से 1977 तक लोकसभा के सदस्य रहे और 25 वर्ष में ये लोकसभा के सदस्य बन गए थे। ध्यान रखना, बालिका शिक्षा को, खेल कूद को और निशानेबाजी को प्रोत्साहन दिया। इन्होंने छात्रवृत्ति की शुरुआत की। तो इसका जो 12वां है इसका आंसर हो जाएगा सभी, यानी 5वें नंबर का ऑप्शन है सभी हो जाएंगे। सभी इससे संबंधित है, यानी राजा करण सिंह से। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है यानी हीरालाल शास्त्री का जन्म किस परिवार में हुआ था? देखिए हीरालाल शास्त्री का जन्म किस परिवार में हुआ था? बंजारा, मीणा परिवार, कृषक परिवार, और इनमें से कोई नहीं। तो हीरालाल शास्त्री का जन्म कृषक परिवार में हुआ था। 3rd नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। 24 नवंबर 1889 को जोबनेर, जयपुर में इनका जन्म हुआ था, जोबनेर में। अगला क्वेश्चन देखिए, जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना किसने की? अर्जुन लाल सेठी, हीरालाल शास्त्री, माणिक्य वर्मा और रतन शास्त्री। तो जीवन कुटीर योजना की जो शुरुआत है वो की गई थी हीरालाल शास्त्री द्वारा। 1829 में वनस्थली को अपना कार्य क्षेत्र बनाया था और वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना ये 1935 में करता है। ध्यान रखें, प्रश्न पूछा गया पिछली बार। वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना किसने की थी? हीरालाल शास्त्री, रतन शास्त्री। तो देखिए दोनों ने मिलकर की थी। ये इसकी पत्नी हीरालाल शास्त्री की, रतन शास्त्री, तो दोनों ने की थी। 1948 में जयपुर स्टेट के एवं 30 मार्च 1949 को राजस्थान के प्रथम सीएम बने थे। ध्यान रखें, 1948 को जयपुर स्टेट के एवं 30 मार्च 1949 को राजस्थान के प्रथम सीएम बने थे। अब देखेंगे निम्न में से कौन सा पुरस्कार रतन शास्त्री को नहीं मिला है? तो रतन शास्त्री को जो पुरस्कार नहीं मिला वो देखना है। देखिए भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण और जमनालाल बजाज अवार्ड, तो इसको नहीं मिला है भारत रत्न अवार्ड। तो पहला वाला आंसर ये गलत है और बाकी सभी अवार्ड इसको दिए गए। ये प्रश्न इससे संबंधित 100% पेपर में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता सेनानी किशोरी देवी का जन्म कहाँ हुआ था? तो किशोरी देवी का जन्म कहाँ हुआ था इससे संबंधित एक आंदोलन है जिसे कठराथल आंदोलन बोलते हैं। देखो खेतड़ी झुंझुनू, दुल्हारा का बास झुंझुनू, तो इनका जन्म हुआ था दुल्हारा का बास झुंझुनू में। 17 वाला है तो इसका हो जाएगा दुल्हारा का बास झुंझुनू। किशोरी देवी दुल्हारा का बास झुंझुनू में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किशोरी देवी के पति सरदार हरलाल को कब झुंझुनू के जागीरदार ने झूठे मुकदमे में फंसाकर कारावास में डाल दिया था? तो सरदार हरलाल सिंह है और ये किशोरी देवी के पति थे और इन्हें कब कारावास में डाल दिया गया था ये आपको जानना है। तो ये था 1938 में, यानी 1938 में। और किशोरी देवी के पति सरदार हरलाल सिंह को झूठे आरोप में फंसा करके और झुंझुनू के जागीरदार ने मुकदमे में फंसा कर क्या है कारावास में डलवा दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, सामाजिक कार्यकर्ता मामा बालेश्वर दयाल का जन्म कहाँ हुआ था? तो मामा बालेश्वर दयाल, तो ये आपकी किताब में एनसीईआरटी की में फैक्ट दिए गए हैं सारे। तो 10 मार्च 1905 को, 10 मार्च 1910 को, 10 मार्च 1915 को और 10 मार्च 1920 को। तो इसका हो जाएगा 10 मार्च 1905 को। 10 पहले है, 10 में से आधे कर देना 5, तो इस तरह से याद रख लेना इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, मामा बालेश्वर दयाल ने राजस्थान और मध्य प्रदेश में विशेषकर किस जाति के लिए काम किया था? तो भील, मीणा, भील, गरासिया और इनमें से कोई नहीं। तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा प्रश्न है 20। तो इसमें क्या है, भीलों के लिए। मामा बालेश्वर दयाल जो है इन्होंने भीलों के लिए काम किया था और इन्होंने जल, जंगल और जमीन आंदोलन चलाया था। ये प्रश्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मामा बालेश्वर दयाल के द्वारा एक आंदोलन चलाया गया था, यानी जल, जंगल और जमीन। अगला क्वेश्चन देखिए चैप्टर नंबर 9, ये लास्ट पढ़ा हुआ है, आज आपका ये टॉपिक हो जाएगा क्लियर। देखिए
यानी पहली बार अधिवेशन, यानी पहली बार आधिकारिक रूप से कांग्रेस ने संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा की मांग की थी। तो आधिकारिक रूप से की थी 1935 को। ये हमने पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते समय बहुत बार रिपीट किया है। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि संविधान का निर्माण संविधान सभा करेगी, ठीक है, और संविधान का निर्माण भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा, ऐसा 1922 में महात्मा गांधी ने कहा था। ये 2-3 कोटेशन है, मैं उसमें लिखवा चुका हूँ आपको। देखिए कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन योजना कितने मंत्रियों का दल था, और ये 1946 में आया था। तो ये 3 मंत्रियों का कैबिनेट दल था। इसमें लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ये भारत के सचिव थे, और सर स्टेफर्ड क्रिप्स जो व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, और AB अलेक्जेंडर ये नौसेना मंत्री थे। तो ध्यान रखें। तो इसमें से कैबिनेट मिशन योजना का अध्यक्ष कौन बना था, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। और संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को स्थायी बनाया गया था। और संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई थी, और इसी दिन जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्तावों को पढ़कर सुनाया था। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। तो साथियों ये आंसर बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्रारूप समिति के अध्यक्ष अर्थात पंडुलेखन समिति के अध्यक्ष या मसूदा समिति के अध्यक्ष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। तो अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो गलत कथन पर ध्यान देना हमको, और उसमें भी 4-5 क्वेश्चन आपके क्लियर हो रहे थे। बहुत ज़्यादा मैटर हमने इंक्लूड किया इन प्रश्नों में। संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। 26 नवंबर 1949 को संविधान स्वीकृत किया गया था, और 15 अगस्त 1950 को संविधान लागू हुआ था। और यानी 2015 से प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जा रहा है। तो निश्चित रूप से ये सभी ऑप्शन सही हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 है ये गलत है। 15 अगस्त 1950 को संविधान लागू हुआ था, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 15 अगस्त 1947 को भारत देश आज़ाद हुआ था, ऐसा एक कंसेप्ट है। और ये 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्णतः लागू हुआ था, जबकि 26 नवंबर 1949 को इसके आंशिक रूप से इसे अधिनियमित, आत्मार्पित और अंगीकृत कर लिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में राजस्थान के सदस्य वे उनके क्षेत्रों से संबंधित सही सुमलित की नहीं है। जो सही सुमलित नहीं है वो बताना है। मुकुट बिहारी लाल भार्गव अजमेर मेरवाड़ा से, मानिक लाल वर्मा भरतपुर से, और जनार्दन व्यास जोधपुर से, बलवंत सिंह मेहता उदयपुर से। तो आप लोगों को साफ पता लग रहा है कि जो मानिक लाल वर्मा हैं ये भरतपुर से कैसे हो सकते हैं। तो 5वें में इसका आंसर हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा? 2 आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 6वां। देखिए, संविधान सभा में राजस्थान के सदस्य वे उनके क्षेत्र से संबंधित कौन सा सही सुमलित नहीं है। तो इसे देखना है। रामचंद्र उपाध्याय अलवर से, दलेल सिंह कोटा से, गोकुललाल असावा साफरा भीलवाड़ा से, जसवंत सिंह बीकानेर से। तो इनमें से कौन सा उत्तर सही नहीं है। तो देखिए इनमें से कोई नहीं, अर्थात सभी उत्तर इनके बिल्कुल सही हैं। रामचंद्र उपाध्याय अलवर से गए थे, दलेल सिंह कोटा से गए थे, गोकुललाल असावा साफरा भीलवाड़ा से गए थे, और जसवंत सिंह बीकानेर से गए थे। ध्यान रखें, भरतपुर से गया था और वो हैं राय बहादुर, जो राज बहादुर जो है वो गए थे, और अलवर से गए थे रामचंद्र उपाध्याय। ध्यान रखें ये कई बार गलत हो जाता है, रामचंद्र उपाध्याय अलवर से गए थे। अगला देखिए, संविधान सभा के क्षेत्र और उनके सदस्यों के संबंध में सही सुमलित है। राय बहादुर अभी मैं बात करता, ये भरतपुर से, हीरालाल शास्त्री जयपुर से, सरदार सिंह खितड़ी से। तो इनका आंसर सभी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनको किताबों में मेंशन किया गया, ये प्रश्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरी जो वीडियो है उसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान यानी संविधान सभा में राजस्थान के प्रशासनिक अधिकारी थे, यानी ये राजस्थान जो संविधान सभा थी उसमें गए थे, और राजस्थान में ये प्रशासनिक अधिकारी थे। और किसका संबंध कहाँ से था ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो VT कृष्णमाचारी इनका संबंध जयपुर से था। CS वेंकटाचारी इनका संबंध जोधपुर से था। सरदार के पन्नीकर इसका संबंध बीकानेर से था। और सर टी विजय राघवाचार्य इनका संबंध उदयपुर से था। और देखिए उदयपुर, जब मैं अभी मेवाड़ आंदोलन के बारे में पढ़ रहा था तो वहाँ भी इसका नाम बार बार लिया जा रहा था। तो ध्यान रखें, VT कृष्णमाचारी जयपुर से, CS वेंकटाचारी जोधपुर, और सरदार M पन्नीकर बीकानेर से।
तथा सर टी विजय राघवाचार्य, इनको उदयपुर से नियुक्त किया गया था संविधान सभा में। यहाँ पर ये क्या है, प्रशासनिक अधिकारी थे। ये 4 ही थे केवल, ध्यान रखें, ये 4 ही व्यक्ति थे और 11 व्यक्ति गए थे राज्यों से। 10 तो गए थे देश रियासतों से और 1 गया था चीफ कमिश्नर प्रदेश से और 4 ये थे, टोटल 15 लोग थे। किताब में मेंशन किया गया है इनको, एनसीईआरटी की किताबों में, ध्यान से रहें। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के मूल निवासी प्रवासी जिनका संविधान सभा के सदस्य के रूप में चुनाव हुआ था, तो देखिए ये 3 व्यक्ति थे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किताब में इनका भी मेंशन किया गया है कि वो राजस्थान मूल निवासी थे, लेकिन वो किसी अन्य राज्य से संविधान सभा के सदस्य बने थे। देखिए, राजस्थानी यानी प्रभुदयाल हिम्मत सिंह, ये पश्चिम बंगाल में थे, प्रभुदयाल हिम्मत सिंह। तो देखिए इसमें प्रभु में पे आ रहा है और पश्चिम बंगाल में पे आ रहा है, ऐसे थोड़ा इसे रिलेट कर लेना। बनारसी दास झुंझुनवाला, और बनारसी दास झुंझुनवाला है, बेफोर बनारसी दास और बेफोर बिहार, लग रहा है आपको पता। और पेफोर यानी प्रभु से पश्चिम बंगाल, इस तरह लगा लेना। और बनारसी दास बिहार से, और यानी पदमपत सिंघोनिया ये उत्तर प्रदेश से गए थे, पदमपत सिंघोनिया उत्तर प्रदेश से गए थे। तो यानी प्रभुदयाल गया था पेफोर प्रभुदयाल, पेफोर पश्चिम बंगाल, और बनारसी दास झुंझुनवाला तो ये गया था बिहार से। तो निश्चित रूप से इनको रिलेट कर लेना, बिहार में भी 3 अक्षर हैं और झुंझुनू में भी 3 अक्षर हैं, इस तरह से। तो झुंझुनवाला, और इसमें भी देखना चाहें तो इसमें भी आप रिलेट कर सकते हैं, यानी जो पदमपत था उत्तर प्रदेश में 3 वर्ड हैं, प्रदेश में 6 वर्ड हैं इसमें, है ना। तो कोई नहीं, इनको थोड़ा ध्यान रख लेना, आप किस तरह से ध्यान रखोगे। आगे देखना, 10वां क्वेश्चन है, भारत में संविधान सभा में भारत के वैभवशाली इतिहास, परंपरा और संस्कृति के कुल कितने चित्र हैं? तो कुल चित्रों की संख्या 22। इसका निर्माण में नंदलाल बोस, राजस्थान के कृपाल सिंह शेखावत को भी इसमें क्या है, विशेष योगदान था। और इसका निर्माण किसने किया था? नंदलाल बोस ने, जबकि राजस्थान के कृपाल सिंह शेखावत का भी इसमें क्या है, अहम योगदान है। अगला क्वेश्चन है कि मुकुट बिहारी लाल भार्गव स्वतंत्रता के बाद 3 बार कहाँ से लोकसभा के सदस्य रहे थे? मुकुट बिहारी लाल भार्गव, तो उदयपुर, अजमेर, पाली और भीलवाड़ा। तो 11 में हो जाएगा 2, अजमेर से। मुकुट बिहारी लाल भार्गव हैं, ये स्वतंत्रता के बाद 3 बार लगातार लोकसभा के सदस्य अजमेर से रहे थे। और एक्स्ट्रा फैक्ट है, इनको थोड़ा देख लीजिए। देखिए 30 जनवरी 1903 में उदयपुर रियासत में इनका जन्म हुआ था और ये वकील थे। और देखिए प्रभाव CR दास यानी मोतीलाल नेहरू और महात्मा गांधी का इनके ऊपर प्रभाव था। जेल गए थे व्यक्तिगत सत्याग्रह में और भारत छोड़ो आंदोलन में ये जेल भी गए हैं, मुकुट बिहारी लाल भार्गव। 12वां क्वेश्चन है, अक्टूबर 1938 जो अक्टूबर 1938 इसे देख लीजिए थोड़ा सा। अक्टूबर 1938 मेवाड़ प्रजामंडल पर लगी रोक हटाने के लिए माणिक्यलाल वर्मा ने कहाँ से यानी साहित्य आंदोलन शुरू किया था? जो सत्याग्रह जो आंदोलन ये कहाँ शुरू किया था, ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो देख लेना। यानी अक्टूबर 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल पर लगी रोक को हटाने के लिए माणिक्यलाल वर्मा द्वारा कहाँ से सत्याग्रह आंदोलन किया गया था? जयपुर, अजमेर, कोटा और बांसवाड़ा। तो 12वें का हो जाएगा 2, अजमेर से। कहाँ से किया गया था? अजमेर से किया गया था। 4 सितंबर 1897 को उसका जन्म हुआ है और बिजौलिया भीलवाड़ा में, कहाँ हुआ है? बिजौलिया भीलवाड़ा में 4 दिसंबर 1897 को। अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न इस प्रकार है, देखिए मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन 1941 की अध्यक्षता किसने की थी? जो मेवाड़ प्रजामंडल का पहला अधिवेशन है वो 1941 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? बलवंत सिंह मेहता, माणिक्यलाल वर्मा, भोगीलाल पांड्या और सूर्यमल मिशन। तो 13वें को हो जाएगा 2, माणिक्यलाल वर्मा द्वारा की गई थी और इनके द्वारा एक गीत लिखा गया था, पंछीड़ा। कौन सा गीत लिखा गया था? पंछीड़ा गीत लिखा गया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पंछीड़ा गीत किसने लिखा था? तो ये लिखा था माणिक्यलाल वर्मा ने। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राजस्थान 18 अप्रैल 1948 के प्रधानमंत्री थे? तो गोकुललाल आसावा, शोभाराम कुमावत, माणिक्यलाल वर्मा, हीरालाल शास्त्री। तो इसका आंसर होगा 14 में। तो माणिक्यलाल वर्मा, संयुक्त राजस्थान 18 अप्रैल 1948 को प्रधानमंत्री बने थे माणिक्यलाल वर्मा जी।
1963 में राजस्थान खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे हैं ये, तो ये भी ध्यान रखना। 1963 में राजस्थान खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे हैं माणिकलाल वर्मा जी। अगला क्वेश्चन है 15वां। 1951 से 56 तक चली अवधि के बीच 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? तो वो रहे हैं जयनारायण व्यास। और 18 फरवरी 1899 को जोधपुर में इनका क्या है, जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन 1927 में तरुण राजस्थान के प्रधान संपादक तथा 1936 में अखंड भारत के प्रकाशक भी रहे हैं? तो ये थोड़ा देखना है, हीरालाल शास्त्री, गोविंद गुरु, रामचंद्र उपाध्याय, जयनारायण व्यास। तो 16वां हो जाएगा, तो इसके रहे जयनारायण व्यास। तो एक बार फिर से देख लीजिए, 1927 में तरुण राजस्थान के प्रधान संपादक, ठीक है, जयनारायण व्यास। और 1936 में अखंड भारत के प्रकाशक भी रहे हैं, जयनारायण व्यास का संबंध है। और ये चीज़ भी देख लीजिए, सामंतशाही और जागीरदारी प्रथा के ये खिलाफ संघर्ष करते रहे थे। देखिए 1943 में उदयपुर में बनवासी छात्रावास की स्थापना किसने की थी? 1943 में बनवासी छात्रावास की स्थापना माणिकलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता, दलेल सिंह, और इनका नाम होगा बलवंत सिंह मेहता। क्या नाम है? बनवासी बलवंत सिंह बनवासी छात्रावास। देखिए मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी है ये बलवंत सिंह मेहता, और इनका जन्म 8 फरवरी 1900 को, करेक्ट 1900 में उदयपुर में हुआ था। अगला देखिए, निम्न में से कौन कोटा के लेफ्टिनेंट कर्नल और कोटा महाराणा भीम सिंह के निजी सचिव भी रहे हैं? तो दुर्जन साल, दलेल सिंह, उम्मेद सिंह और राज बहादुर। तो ये 18वां क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका हो जाएगा दलेल सिंह। क्या नाम है इनका? दलेल सिंह। निम्न में से कौन कोटा लेफ्टिनेंट कर्नल और कोटा महाराणा भीम सिंह के सचिव रहे हैं? तो वो रहे थे दलेल सिंह। कौन रहे थे? दलेल सिंह। 18 मार्च 1909 में संविधान की प्रति पर हस्ताक्षर किए थे इन्होंने, यानी दलेल सिंह ने भी क्या है, संविधान की प्रति पर हस्ताक्षर किए थे। और एक किसने किए हैं? बलवंत राय मेहता ने। तो दलेल सिंह और बलवंत राय मेहता दोनों ने क्या है, संविधान की प्रति पर हस्ताक्षर किए थे। गोकुलाल असावा के संबंध में सत्य कथन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा शाहपुरा में मिडिल स्कूल में हुई थी। कोटा में यानी हार्वर्ड कॉलेज में अभ्यास कार्य शुरू किया था। बाद में कोटा से अजमेर आ गए और 1930 और 32 के मध्य 4 बार जेल गए थे। तो गोकुलाल असावा के लिए ये सारे फैक्ट सही हैं, सभी फैक्ट सही हैं इसके। इनकी प्रारंभिक शिक्षा शाहपुरा मिडिल स्कूल में हुई थी। हार्वर्ड कॉलेज में अध्यापन शुरू किया था और कोटा से ये अजमेर आ गए थे और 1930-32 के मध्य ये 4 बार क्या गए थे, जेल में गए थे। जसवंत सिंह किस राजा के प्रधानमंत्री थे? जो जसवंत सिंह हैं वो किस राजा के प्रधानमंत्री थे? कोटा के भीम सिंह और मेवाड़ के भोपाल सिंह, बीकानेर के शार्दुल सिंह और जयपुर के मानसिंह द्वितीय। तो 20 क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा बीकानेर के शार्दुल सिंह। जसवंत सिंह जो हैं किसके राज्य में प्रधानमंत्री रहे थे? तो ये रहे थे, प्रधानमंत्री रहे थे बीकानेर के शार्दुल सिंह के समय पे। अगला क्वेश्चन देखिए 21। भारत के स्वतंत्रता सेनानी राज बहादुर, यानी भारत के स्वतंत्रता सेनानी राज बहादुर कहाँ पर भारत के राजदूत रहे हैं? और राज बहादुर का संबंध भरतपुर से है। ये सिक्किम, नेपाल, चीन, बांग्लादेश, तो ये किसके रहे हैं? तो वेरी इंपॉर्टेंट है, भरतपुर का संबंध नेपाल तक जा रहा है, समझ लीजिए आप इस बात को। तो नेपाल में रहे थे ये। कहाँ रहे थे? नेपाल में क्या रहे थे? ये राजदूत रहे थे भारत के। और ये वकील थे, बेगार प्रथा पर इन्होंने क्या है, पुरजोर विरोध किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, सरदार सिंह के संबंध में सत्य कथन है। तो सरदार सिंह के संबंध में सत्य कथन क्या है? 1950-52 तक अस्थायी संसद के सदस्य रहे थे। 1952-56 के बीच राज्यसभा के सदस्य रहे थे और 1958 से 61 के मध्य भारत के राजदूत रहे लाओस में। कहाँ रहे थे? लाओस में। तो इनके लिए चारों कथन सही हैं बिल्कुल। तो ये सरदार सिंह के संबंध में भी आपको जानना जरूरी है। सारे फैक्ट मेंशन किए गए हैं किताब में, इसलिए इनको लिखा गया है। एक भी फैक्ट छोड़ा नहीं गया, इसलिए वीडियो थोड़ा बड़ा बन जाता है। डीपी खेतान के निधन के बाद संविधान की प्रारूप समिति में किन की जगह मिली थी? तो यानी किन को जगह मिली थी ये देखना है। वीटी कृष्णमाचारी जयपुर को, सी वेंकटाचार्य जोधपुर, सरदार एम पन्नीकर और सर टी राघवाचार्य। तो ये तो आपको पता लग गया होगा 23 में, तो फर्स्ट में ही। तो वीटी कृष्णमाचारी
डीपी खेतान के बाद में क्या बने थे, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने थे और इनका संबंध राजस्थान से है। जयपुर रियासत के दीवान 1961 में राजस्थान के लिए चुने गए थे ये। अगला क्वेश्चन देखिए 24वां क्वेश्चन है, यानी 6 जनवरी 1951 से 25 अप्रैल 1951 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन रहे हैं। यानी 6 जनवरी 1951 से 25 अप्रैल 1951 तक हीरालाल शास्त्री, वेंकटाचारी, जनार्दन व्यास, टीकाराम पालीवाल। तो ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो ये थे वेंकटाचारी, और वेंकटाचारी जो जोधपुर है वहाँ के क्या है, प्रशासनिक अधिकारी थे वेंकटाचारी, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। मूलतः ये कर्नाटक के थे वेंकटाचारी। 1949 में उम्मेद सिंह जोधपुर ने प्रशासनिक अधिकारी बनाया और बाद में जयपुर राज प्रमुख मान सिंह ने इसे प्रशासनिक अधिकारी बनाया था, क्योंकि ये प्रशासनिक अधिकारी से रिटायरमेंट थे, उन्हीं लोगों को चूज किया जाता था राजाओं के द्वारा भी। अगला क्वेश्चन देखिए, के.एम. पन्नीकर किस देश में भारत के राजदूत बने, और चीन, मिस्र, फ्रांस, सभी। तो देखिए के.एम. पन्नीकर ये वैसे बीकानेर से गए थे, बीकानेर में क्या रहे थे ये, के.एम. पन्नीकर बीकानेर के प्रशासनिक अधिकारी थे और बीकानेर से संविधान सभा में गए थे, मैं पहले बात कर चुका हूँ इसके बारे में। और ये चीन, मिस्र और फ्रांस में क्या रहे थे, राजदूत रहे थे। और के.एम. पन्नीकर का संबंध है केरल से। पन्नीकर केरल, आ रहा समझ में, पन्नीकर केरल से रहे थे और इनका तीनों से। और राज बहादुर था वो नेपाल में गया था, जो भरतपुर से था। नेपाल में क्या रहे थे, राजदूत रहे थे राज बहादुर। देखिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से शिक्षा प्राप्त की थी इन्होंने, और अलीगढ़ व कोलकाता विश्वविद्यालय में अध्ययन कार्य किया, अध्यापन कार्य पढ़ाया इन्होंने। अगला क्वेश्चन देखिए, के.एम. पन्नीकर के संबंध में सत्य कथन है। जो के.एम. पन्नीकर है इसके बारे में देखिए, पटियाला राज्य के विदेश मंत्री रहे हैं, बीकानेर राज्य के प्रधानमंत्री रहे हैं, और 28 अप्रैल 1947 को बीकानेर से संबंधित संविधान सभा में गए थे। तो इसके सारे ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, 26 के 26 ऑप्शन इसके सही हैं। तो देखिए ज़्यादा लंबा वीडियो अब नहीं है। 27, सर टी यानी विजय राघवाचार्य मूलतः कहाँ के रहने वाले थे। तो अभी हम पन्नीकर थे, वो तो थे मूलतः केरल के, और सर टी विजय राघवाचार्य ये कहाँ के थे, तमिलनाडु के। कहाँ के थे, 27 ये तमिलनाडु से थे। और कई बार ये प्रश्न पूछा भी गया है कि इनका संबंध कहाँ से है, तमिलनाडु से। अगला क्वेश्चन देखिए 28, सर टी विजय राघवाचार्य किस राज्य के प्रधानमंत्री बने। तो ये मेवाड़ के, मारवाड़ के, जयपुर के और कोटा के। तो ये तो साफ झलक रहा है कि ये मेवाड़ के क्या थे, प्रधानमंत्री बने थे। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ इनका संबंध कहाँ से था। तो मैंने बताया था जो वेंकटाचारी था वो जोधपुर से था, और टी विजय राघवाचार्य इसका संबंध मेवाड़ से था, और पन्नीकर का संबंध बीकानेर से था। और एक और थे वी.टी. कृष्णामाचार्य, क्या नाम है इनका, और ये रहे थे जयपुर से। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 29, सर वी.टी. विजय राघवाचार्य यानी सर टी विजय राघवाचार्य ने बिजौलिया आंदोलन के समय किनको बिजौलिया भेजा और समझौता करवाया। करमबीर सिंह को, मोहन सिंह मेहता को, बाल मुकुंद बिस्सा को और हरिभाऊ उपाध्याय को। तो ये तो आपको मैं पहले भी क्वेश्चन क्लियर करा चुका हूँ। मोहन सिंह मेहता को भेजा था 1941 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 30, और मेरे हिसाब से ये अंतिम प्रश्न होगा इसका। देखिए वी.टी. कृष्णामाचारी मूलतः कहाँ के रहने वाले थे। तो वी.टी. कृष्णामाचारी हैं केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका, गोवा। तो ये कहाँ के निवासी थे, तो ये हो जाएगा 2 तमिलनाडु के। तो वी.टी. कृष्णामाचारी कहाँ के थे, तमिलनाडु के, जयपुर रियासत के प्रशासनिक अधिकारी थे, जयपुर रियासत के प्रशासनिक अधिकारी थे, और इनका संबंध तमिलनाडु से था। तो देखिए आज के लिए ये वीडियो है कंप्लीटली, और 7, 8 और 9 चैप्टर हमने पूरी ईमानदारी के साथ आपको पेश किए हैं, और पूरी ईमानदारी के साथ आप वीडियो को देखिए और अपने मित्रों के साथ शेयर करिए, और इसमें एक भी फैक्ट छूटा नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।